welcome to Brain Boosters. I'm Suhail and I will be teaching you financial management. स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे आप बीकॉम के स्टूडेंट हो, बीबीए के, एमबीए, एमकॉम, ये हर किसी स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यूजीसी नेट में हर साल इसमें से 2 से 3 क्वेश्चंस पूछते हैं। सो अगर आप ये लेक्चर एंड तक देखते हैं तो आई एम श्योर कि आफ्टर द एंड ऑफ द लेक्चर आपको एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है और हम कैसे कंप्यूट कर सकते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कॉस्ट ऑफ कैपिटल से पहले हमने पढ़ा था कि कैपिटल क्या होता है। कैपिटल इज़ द मनी जो एक बिजनेस फर्म के पास अवेलेबल है कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस रन कर सके, और वो कैपिटल हम डिफरेंट सोर्स से अरेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास इक्विटी कैपिटल होता है, प्रेफरेंशियल कैपिटल, डेट कैपिटल या रिटेन्ड अर्निंग्स। सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है? जो इन्वेस्टर्स होते हैं जो हमें कैपिटल देते हैं, एक बिजनेस फर्म को कैपिटल देते हैं, वो फ्री में नहीं देते हैं। वो एक्सपेक्ट करते हैं कुछ रेट ऑफ रिटर्न, वो रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम इस बिजनेस फर्म को पैसा देंगे तो बदले में हमें ये रिटर्न देंगे। वो जो बदले में उनको हम एक बिजनेस फर्म पे करती है वो होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ ए फर्म इज़ द मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स। जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो एक मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्ट करते हैं कि ये फर्म हमें ये पे करेगी, ये रेट ऑफ रिटर्न पे करेगा अगर हम इसको ये पैसे ये कैपिटल प्रोवाइड करेंगे, अगर हम इस फर्म में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न क्यों इसको कहते हैं? बिकॉज दिस इज द मिनिमम रेट कि जो एक फर्म को एटलीस्ट कमाना पड़ेगा ताकि वो मार्केट में सर्वाइव कर सके। अगर एक फर्म ये इतना भी नहीं कमाएगी, ये मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी नहीं कमाएगी, तो फर्म की जो वैल्यू ऑफ शेयर्स है वो फॉल करेंगे, वो कम हो जाएंगे, जिससे क्या कंपनी डूब जाएगी। नाउ ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है कि हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें, हम एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करें या ना करें, वो डिपेंड करता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ द फर्म पे। इस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को बहुत सारे और नामों से जाना जाता है, जैसे कि कट ऑफ रेट कहते हैं, हर्डल रेट, मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं इसको। सो ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है ये डिपेंड करता है कि रिस्क कितना है फर्म में। जितना ज़्यादा फर्म में रिस्क होगा उतना ज़्यादा इन्वेस्टर्स एक्सपेक्ट करेंगे कि हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ओब्वियसली इन्वेस्टर्स तभी रिस्क लेंगे जब उनको हम रिवार्ड देंगे, तो वो जितना ज़्यादा रिस्क उठाएंगे उतना ज़्यादा हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगा, उतना ज़्यादा हमें अपने इन्वेस्टर्स को रिवार्ड देना पड़ेगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमारा उतना ज़्यादा इंक्रीज होगा। सो यू कैन सी हियर कि ये जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है इसको डायरेक्ट रिलेशन होती है रिस्क से। हायर द रिस्क हायर इज द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आई होप कि आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है आपको समझ में आया होगा, और ये क्यों इम्पॉर्टेंट होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल कंप्यूट करना आपको समझ आया होगा। सो लेट्स मूव फर्दर। अब देखते हैं हम कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे हम कंप्यूट करते हैं। स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि जो हमारा कैपिटल है ये डिफरेंट सोर्स से हम अरेंज करते हैं, जैसे कि कॉस्ट डेट कैपिटल होता है हमारे पास, इक्विटी होती है, प्रेफरेंस होती है, रिटेन्ड अर्निंग होती है। तो हर किसी सोर्स का कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिफरेंट होगा, तो हम हर किसी सोर्स को अलग अलग पहले पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट क्या होता है? डेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है या डेट एक ऐसा सोर्स होता है जिस पे हम एक फिक्स्ड रेट ऑफ रिटर्न देते हैं। फॉर एग्जांपल हम लोन लेते हैं, अगर उसको हमें एक फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट पे करना होता है 10%, 5%, 8%, वो उसको क्या होता है? दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ डेट। अब आप ये कहेंगे कि जब वहीं से हमें पता चल जाता है कि ये लोन हमने 10% पे उठाया है तो वो 10% ही तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हुआ ना इसका।
देन हमें क्यों अलग से कैलकुलेट करना पड़ता है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो ये डेट है ये टैक्स डिडक्टेबल आइटम है, मींस इससे हमें टैक्स में छूट मिलती है। तो इसीलिए वो जो छूट होगी वो टैक्स रेट जो है वो हमें माइनस करना पड़ता है इसमें से, रेट ऑफ रिटर्न में से, और जो आंसर हमारे पास आता है वो है हमारा कॉस्ट ऑफ डेट। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फर्म के पास अर्निंग्स है 1 लाख रुपीज़ और टैक्स जो है वो है 10%, टैक्स रेट 10% है, तो दो केस होते हैं। अगर फर्म पूरी इक्विटी फर्म होगी, मीन्स कि उसमें उसके कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट नहीं है, तो उसको ये इंटरेस्ट जो है ये बराबर 1 लाख पे देना पड़ेगा 10%। वो कितना आता है 10,000। वायरेज अगर हमारी फर्म में जो है वो डेट भी यूज़ करते हैं, यानी कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट भी हम यूज़ करते हैं, डेट कैपिटल है हमारे पास और हमें उनको इंटरेस्ट देना है, से फॉर एग्जांपल 10,000 इंटरेस्ट हमें देना पड़ेगा, तो हमें टैक्स देना पड़ेगा 1 लाख माइनस 10,000, यानी कि 90,000 पे हमें टैक्स देना पड़ेगा। और जब हम 90,000 पे हम जब 10% इंटरेस्ट देंगे तो वो 9,000 आएगा। तो आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे हमें 9,000 टैक्स देना पड़ रहा है, और पहले हमें जब हम पूरी इक्विटी फर्म थी तब हमें 10,000 देना पड़ता। तो ये जो 1,000 का जो बचत हुई है वो हमें माइनस करना पड़ता है, और तब जाके हमारे पास कॉस्ट ऑफ डेट आ जाता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कॉस्ट ऑफ डेट। पहले तो हम फार्मूला देखते हैं कि कॉस्ट ऑफ डेट की फार्मूला क्या है। ये आप देख सकते हैं, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू आई मीन्स एनुअल इंटरेस्ट डिवाइड बाय एन पी नेट प्रोसीड्स। यहाँ प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने इनिशियली कलेक्ट किया है, जो हमें मिला है, जो एक फर्म को मिला है, उसमें से हम फिर करेंगे मल्टीप्लाई 1 माइनस टी, तो हमारे पास आएगा कॉस्ट ऑफ डेट। एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक्स लिमिटेड इशूज ₹50,000 8% डेबेंचर्स एट पार, टैक्स रेट 50%, कंप्यूट कॉस्ट ऑफ डेट। हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ डेट जो है वो बराबर होता है इंटरेस्ट डिवाइड बाई नेट प्रोसीड्स इंटू 1 माइनस टी। तो हमारे पास जो नेट प्रोसीड्स है एनपी वो है 50,000 नेट प्रोसीड्स, और इंटरेस्ट क्या हमें 50,000 पे हमें 8% इंटरेस्ट देना है। मींस हम कैलकुलेट कर सकते हैं 50,000 इंटू 8%, 2020 कैंसल, 800 मीन्स 4,000 हमारे पास आया इंटरेस्ट। तो अब हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं 4,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 1 माइनस 0.5। ये 0.5 क्या है, ये 0.5 है टैक्स रेट। टैक्स रेट क्या थी हमारे पास 50%, मीन्स 50 डिवाइड बाई 100, और वो इक्वल टू होता है 0.5। वही यहाँ पे 4,000 डिवाइड बाई 50,000 इंटू 1 माइनस 0.5, और जब हमें करेंगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 4%। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। और दूसरा मेथड इसको करने का है वो है हम सीधे लेंगे 8% जो इंटरेस्ट रेट थी 8%, ये वाली इंटरेस्ट रेट, और उसको करेंगे इनटू 1 माइनस
0.5 मीन्स टैक्स रेट जो 50% टैक्स थी, ये इसको माइनस करेंगे तो वहाँ से भी हमारा आंसर सेम आएगा 4%। अब जैसा आपको इजी लगे आप वैसे करिए, आंसर सेम ही आएगा। आई होप कॉस्ट ऑफ डेट आपको समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अब आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट, जो अभी तक हम पढ़ रहे थे वो था कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल डेट। इरिडीमेबल डेट मीन्स जो जिसका प्रिंसिपल अमाउंट हमें कभी भी वापस नहीं करना पड़ता है, जो हमेशा परपेचुइटी होती है कि हमारे पास हमेशा रहता है, हमें कभी भी प्रिंसिपल अमाउंट नहीं देना पड़ता है, बल्कि हर साल हमें एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट देनी पड़ती है। जैसे कि इस केस में 8% देना पड़ रहा था, लेकिन हमें प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी वापस नहीं देना पड़ रहा था। लेकिन अब जो हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट मीन्स कि हमें एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम के बाद हमें अब प्रिंसिपल भी वापस करना पड़ेगा। और इस केस में हम कॉस्ट ऑफ डेट कैसे कैलकुलेट करते हैं? इस केस में हम कॉस्ट ऑफ डेट कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट मीन्स आई इंटरेस्ट माइनस सॉरी इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी और प्लस आर वी मीन्स रिडीमेबल वैल्यू माइनस एन पी नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाई एन, यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच वी हैव टू पे द प्रिंसिपल अमाउंट बैक, यानी कि लाइफ ऑफ डेट होल डिवाइड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाई 2। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ये क्या है। ये है कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू इंटरेस्ट आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन, सॉरी स्टूडेंट्स सॉरी यह जगह थोड़ी कम है इसलिए ये आई इंटू 1 माइनस टी प्लस आर वी माइनस एन पी डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई आर वी प्लस एन पी डिवाइड बाई 2। ऐसे ये फॉर्मूला है स्टूडेंट्स, आप नोट कीजिए। अब हम आगे बढ़ते एक एग्जाम्पल देखते हैं। एक कंपनी ने इशू किए रुपीज 10 लाख 10% डेबेंचर्स, 10 लाख 10% डेबेंचर्स एक कंपनी ने इशू किए डिस्काउंट रेट ऑफ 5% डिस्काउंट पे, और फ्लोटेशन कॉस्ट जो है वो 30,000 और डेबेंचर्स रिडीमेबल करने है आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद हमें प्रिंसिपल अमाउंट वापस करना है, और टैक्स रेट है 50% और हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट। जैसा कि हमें पता है कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट बराबर होता है इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाई एन होल डिवाइड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाई 2। पहले हम देखिए इंटरेस्ट किस पे निकालना है? इंटरेस्ट निकालना है 10 लाख पे, 10 लाख पे 10% के हिसाब से देना है इंटरेस्ट हमें, और वो आता है 1 लाख। ये आप देख सकते हैं कि 1 लाख हमारे पास आए इंटरेस्ट, यहाँ पे 1 लाख, और फिर 1 माइनस 0.5, ये 0.5 क्या है? ये 50% टैक्स, जो हमें 50% टैक्स रेट देना है, ये हम करेंगे इसको 1 माइनस, और फिर हम करेंगे प्लस रिडीमेबल वैल्यू आफ्टर द एंड ऑफ द पीरियड हमें कितना वापस करना होगा? हमें बराबर वापस करना होगा 10 लाख,
और उसको माइनस करेंगे हम नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स मीन्स हमने कितना लिया, एक फर्म ने इनिशियली कितना पैसा लिया वो हम देखेंगे। हमारे पास एक फर्म के पास कितना पैसा आया इनिशियली वो निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे, देखिए डिबेंचर्स कितने वैल्यू के थे, 10 लाख के थे, उसमें से हमने 5% डिस्काउंट दिया था। 5% डिस्काउंट, इसी 10 लाख में से हम 5% डिस्काउंट देंगे, मीन्स माइनस करेंगे हम इसका 5%, वो आएगा 50,000 और माइनस करेंगे फ्लोटेशन कॉस्ट। फ्लोटेशन कॉस्ट मतलब डिबेंचर्स जब हमने इशू किए उसके कितने कॉस्ट लगे, वो है 30,000। तो आएगा क्या, 9,20,000 जो हमने एक्चुअल में नेट प्रोसीड्स हमारे पास आया पैसा, एक कंपनी के पास, एक फर्म के पास आया पैसा, वो थे 9,20,000। वही आप देख सकते हैं, उसी 9,20,000 को हमने यहाँ पे माइनस किया है और डिवाइड किया है 5 से, जो कि जो कि है रिडीम होते हैं डिबेंचर्स आफ्टर 5 ईयर्स, वो हमने डिवाइड किया और फिर होल डिवाइड किया रिडीमेबल वैल्यू यानी कि 10 लाख से, और प्लस किया 9,20,000 जो कि नेट प्रोसीड्स थे और डिवाइड किया 2 से। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6.875%। आई होप ये भी आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन रहा तो कमेंट सेक्शन में कहिए, मैं पढ़ूंगा और इन अगले लेक्चर में मैं कोशिश करूंगा कि पहले आपके डाउट्स क्लियर करूं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। अब हमारे पास और एक सोर्स जो होता है वो होता है प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल पे भी हम एक फिक्स्ड रेट देते हैं, फिक्स्ड इंटरेस्ट देते हैं। और प्रेफरेंस कैपिटल भी 2 टाइप्स का होता है, रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल एंड इरिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल। रिडीमेबल मीन्स जो हमें कुछ टाइम के बाद उसका प्रिंसिपल भी वापस करना पड़ता है शेयर होल्डर्स को, और इरिडीमेबल मीन्स जो हमें जिसका प्रिंसिपल कभी भी वापस नहीं करना पड़ता है, बल्कि एनुअली हर साल हमें एक फिक्स्ड रेट पे करनी पड़ती है। सो अभी हम देखेंगे कि कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैसे निकालते हैं। फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला है KP, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू PD यानी कि प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाई P यानी कि नेट प्रोसीड्स, और इनिशियली जितना हमने प्रोसीड जो जितना पैसा एक कंपनी के पास आया। तो एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि क्या कैसे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंपनी ने इशू किए 10% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 100 ईच। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो 10,000 है ये नंबर ऑफ शेयर्स है। नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 उन्होंने इशू किए, और उनकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट थी वो 10% है। डिविडेंड रेट जो हम कहते हैं वो 10% है, और 100 रुपीज़ पर शेयर का जो प्राइस है। तो अभी हम देखेंगे कि टोटल हमारे पास जो ये नेट प्रोसीड्स वो कितना आएगा। वो आएगा 10,000 मीन्स नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 इंटू 100 शेयर प्राइस पर शेयर प्राइस, वो आएगा 1 लाख मीन्स 1 लाख हमारे पास आया। लेकिन इसमें से 2 पर शेयर हम कॉस्ट ऑफ इशू हमें लगता है वो हम माइनस करेंगे। 2 पर शेयर मीन्स 10,000 पे 2 पर शेयर मीन्स 20,000 हम माइनस करेंगे। तो हमारे पास टोटल आया 1 लाख में से 20,000 हमारे पास आया। एक मिनट फिर से करते स्टूडेंट्स। हमारे पास टोटल नंबर ऑफ शेयर्स 10,000 और पर शेयर प्राइस जो थी वो थी 100 रुपीज़। तो हमारे पास पैसा जितना आया वो था 10 लाख हमारे पास आया। उसमें से माइनस हम करेंगे
ये 2 पर शेयर कॉस्ट ऑफ इशू हुआ, मतलब 10,000 पे 2 पर शेयर मीन्स 20,000 माइनस करेंगे। 20,000 जब माइनस करेंगे तो वो आएगा 9,80,000, यानी कि नेट प्रोसीड्स हमारे पास आए 9,80,000। वही आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे हमने डिवाइड किया नेट प्रोसीड से 9,80,000, और हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो है 10% इंटरेस्ट, और वो हमें देना है 10 लाख पे 10 लाख पे 10% इंटरेस्ट जब हम देंगे वो आएगा 1 लाख। वही हमने यहाँ पे किया है 1 लाख डिवाइडेड नेट प्रोसीड जो हमारे पास 9,80,000 आए, इनटू हमने किया 100% का 100, तो हमारे पास आंसर आया 10.2%। होप कि ये भी आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे पास है कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। जो रिडीमेबल यानी कि आफ्टर पर्टिकुलर टाइम पीरियड हमें वो पे करना है, पे बैक करना है, वापस देना है उसका प्रिंसिपल अमाउंट भी, तो वो हमारे पास बराबर आता है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच प्रिंसिपल इज पेड बैक, या लाइफ ऑफ रिडेप्शन, लाइफ कितनी है प्रेफरेंस शेयर की, डिवाइड करेंगे हम रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स होल डिवाइड बाय 2। सेम जैसे कि कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट था वैसे ही, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस टी टैक्स हम नहीं करते हैं। यहाँ पे हम जो वहाँ पे हम कर रहे थे इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, यहाँ पे डिविडेंट है पी डी, उस 1 माइनस टैक्स नहीं करना है। क्यों? क्योंकि प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस कैपिटल जो है वो टैक्स डिडक्टेबल आइटम नहीं है, उससे हमारे टैक्स में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमने पहले ही टैक्स दिया होता है, उसके बाद हम प्रेफरेंस डिविडेंड पे करते हैं। आई होप ये आपको पता ही होगा। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। A company issues 10,000 10% preference shares of 100 each, मीन्स कि वहाँ से कितना हमें आता 10,000 to 100 10 lakhs आते, और 10% हमें उसमें से इंटरेस्ट देना पड़ता, मीन्स इंटरेस्ट हमें प्रेफरेंस डिविडेंड जो था वो हमें देना पड़ता 1 लाख हमें देना पड़ता डिविडेंड। और 10 साल के बाद हमें ये रिडीम करना है, लेकिन ये हमने इशू किया है 5% प्रीमियम पे, मीन्स यहाँ पे हम डिस्काउंट नहीं दे रहे हैं, यहाँ पे हम प्रीमियम 5% देते हैं, और द कॉस्ट ऑफ इशू जो है वो 2 रुपीज़ हमें लगता है। अब हम देखेंगे देखिए यहाँ पे हमने 1 लाख लिया है, ये क्या था प्रेफरेंस डिविडेंड जो हमें एज ए डिविडेंड पे करना था, प्लस हम करेंगे रिडीमेबल वैल्यू, यानी कि आफ्टर एंड ऑफ द मैच्योरिटी ऑफ प्रेफरेंस शेयर हमें कितना वापस देना है, कितना वापस देना है। देखिए एक तो हमारे पास ये था 10,000 शेयर्स थे, 10,000 शेयर्स थे, और हमने पर शेयर का वैल्यू जो था वो 100 था, मतलब वो 10 lakhs थे आए हमें, लेकिन हमने 5% दिया है प्रीमियम पे, मीन्स 10 लाख का 5% कितना आता है, वो है 10 लाख का 5% हुआ 50,000, 10 लाख का 5% हुआ 50,000, ये 10 लाख था, 5% हुआ प्रीमियम का वो है 50,000, मीन्स टोटल हुआ 10,50,000, क्योंकि हमने प्रीमियम पे दिए हैं शेयर्स, तो 10,50,000 हमें रिडप्शन के टाइम वापस करना पड़ेगा। तो वही हमने यहाँ पे लिया है 10,50,000 रिडीमेबल वैल्यू, और उसको माइनस करेंगे हम नेट प्रोसीड्स। नेट प्रोसीड्स हमारे पास कितना आया, नेट प्रोसीड्स कितना आया हमारे पास आया, एक तो यही आया हमारे पास 10 lakhs, उसमें से हम माइनस करेंगे जो हमें इशू
कर 2 रुपीज़ पर शेयर हमें कॉस्ट ऑफ इशू हुआ, वो 10,000 पे हम 2 रुपीज़ पर जब देंगे तो 20,000 माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास आया 9,80,000। 9,80,000, वही 9,80,000 यहाँ पे हमने माइनस किया है और डिवाइड किया है फिर रिडीमेबल वैल्यू 10,50,000 से, और प्लस 9,80,000 9,80,000 जो ये है नेट प्रोसीड्स होल डिवाइड बाई 2, और जब ये हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 10.54%। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये क्विक रिकेप देखते हैं कि क्या पढ़ा हमने अभी तक। हमने पढ़ा कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीन्स कि मिनिमम रेट ऑफ रिटर्न जो एक इन्वेस्टर एक्सपेक्ट करता है कि उसको मिलेगा, ये हुआ कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बाद हमने देखा कॉस्ट ऑफ डेट। डेट दो किस्म के थे, इरिडीमेबल, रिडीमेबल। इरिडीमेबल में वो डेट होता है जिसका प्रिंसिपल हमें वापस नहीं करना पड़ता है, और उसका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हमने देखी थी ये फार्मूला, इंटरेस्ट डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स इनटू 1 माइनस टैक्स रेट। तो उसके बाद हमने देखा रिडीमेबल डेट, यानी कि जिसका प्रिंसिपल हमें आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम वापस करना पड़ेगा। उसका हमने देखा कि कैसे कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट कैलकुलेट करते हैं, तो वो हमने देखा कॉस्ट ऑफ रिडीमेबल डेट इज इक्वल टू 1 इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स रेट प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाई एन, मीन्स लाइफ ऑफ डेट होल डिवाइड बाई रिडीमेबल वैल्यू प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाई 2। उसके बाद हमने देखा प्रेफरेंस शेयर्स, कॉस्ट प्रेफरेंस शेयर, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस कैपिटल। प्रेफरेंस कैपिटल भी दो किस्म के होते हैं, इरिडीमेबल एंड रिडीमेबल। इरिडीमेबल मीन्स जिसका हमें प्रिंसिपल वापस नहीं करना होता है, और उसका कॉस्ट ऑफ इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होता है बराबर प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नेट प्रोसीड्स। और उसके बाद हमने देखा रिडीमेबल प्रेफरेंस कैपिटल, वो बराबर मीन्स जिसका प्रिंसिपल हमें आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम पे करना पड़ता है, और वो बराबर होता है प्रेफरेंस डिविडेंड प्लस रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स होल डिवाइड बाय रिडीमेबल वैल्यू प्लस प्रेफरेंस प्लस नेट प्रोसीड्स डिवाइड बाय 2। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट लेक्चर में हर कोई डाउट क्लियर करूँ आपका। और दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।